जय भारत। मैं निशा मिश्रा लायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। साथियों, जय निवासी, मैं एनबी पुरने, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ। साथियों, दिनांक 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बामसेफ का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। ये अधिवेशन वर्चुअल होगा। बामसेफ के इतिहास में पहली बार ये ऑनलाइन वर्चुअल अधिवेशन होने जा रहा है और ये अधिवेशन माननीय वामन मेश्राम साहब के इनके पेज पर ये लाइव प्रोग्राम होगा। इस अधिवेशन में कई सारे विषयों पर चर्चा होगी और इस पर चर्चा करने के लिए पूरे भारत भर में से और भारत के बाहर से भी कुछ मान्यवर विद्वान हम लोगों को इसके बारे में जानकार करने के लिए आएंगे। बामसेफ ने गए 42 साल के अंदर में भारत में बहुत बड़ा जनजागरण का काम किया है। इसमें कई सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, अपनी उम्र लगाई है। उसमें आज के दिन इस बामसेफ का नेतृत्व करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने भी पूरा अपना जीवन इसमें लगाया है और आज इस आंदोलन को भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर फैलाने का काम इस कार्यकर्ताओं के माध्यम से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से हो रहा है। इसका परिणाम आज भारत में जो उथल पुथल हो रही है, जैसे कि ईवीएम का मुद्दा माननीय मेश्राम साहब जी ने लिया और आज भारत भर के लोगों को पता हो गया कि ईवीएम में कितनी बड़ी गड़बड़ी है। उसके साथ ही ओबीसी की जातवार जनगणना का मुद्दा हो, सभी लोगों की जातवार का जनगणना का मुद्दा हो, उसके साथ सीए, एनआरसी, एनपीआर का मुद्दा हो, मंडल कमीशन का मुद्दा हो, संविधान बचाने का मुद्दा हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मुद्दे हो, कई सारे मुद्दों पर बामसेफ ने भारत भर में जनजागरण निर्माण किया है और उसका नतीजा आज भारत के सभी लोगों को बामसेफ की ही बोली बोलना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बामसेफ के माध्यम से चल रहा है और उसी बामसेफ का एक ऑपोजिट विंग के तौर पे राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ काम कर रहा है, जिस संगठन का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं हमारे सभी कर्मचारियों को, आरएमपीकेएस के पदाधिकारियों को, देश भर के हमारे कमेटी मेंबर्स को मैं अपील करना चाहता हूँ कि बामसेफ के इस अधिवेशन में आप लोगों को बड़े पैमाने पर साथ सहयोग करना जरूरी है। इसका कारण यह है कि आज भारत में कर्मचारियों के खिलाफ में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया जा रहा है। ये अभी जो 3 बिल पास किए हैं, 2019 में एक बिल पास कर दिया और इन बिल के माध्यम से हमारे जो अधिकार थे, हमारे महापुरुषों ने लड़ झगड़ करके हमारे लिए जो निर्माण किया था, उन सभी कानूनों को, अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। इसमें माननीय नारायण मेघाजी लोखंडे जी, महात्मा फुले जी, अन्ना भाऊ साठे और उसके साथ ही 42 से 46 तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमारे लिए जो कानून बनाए, उन सभी कानूनों को खत्म करने का यह षड्यंत्र है। आज के इस दौर में कर्मचारियों के अधिकार किस तरीके से छीने गए हैं, उसका कुछ अंश मैं आपको बताना चाहता हूँ। कर्मचारियों का सबसे बड़ा हथियार था ट्रेड यूनियन। उस ट्रेड यूनियन को ही खत्म करने के लिए पहले ट्रेड यूनियन बनाने का तरीका था, कम से कम 7 लोगों के माध्यम से ट्रेड यूनियन बन सकती थी और मालिकों को या डिपार्टमेंट को हम अगर जानकारी देते कि हमारा ट्रेड यूनियन बन गया तो बन सकता था। लेकिन अभी नए कानून के माध्यम से जहां भी आपको ट्रेड यूनियन बनानी है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस कंपनी में बनानी है, तो पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी और कोई इसके लिए परमिशन देने वाले नहीं है। दूसरा, स्ट्राइक ये सबसे बड़ा हथियार था। उस स्ट्राइक के बारे में पहले 14 दिन नोटिस देकर के स्ट्राइक पर जा सकते थे, अभी कम से कम 60 दिन आपको नोटिस एडवांस में देनी होगी। उस 60 दिन के अंदर उन कर्मचारियों की नौकरी बचेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। हमें 8 घंटे का नौकरी का प्रावधान बना था, अभी 12 घंटा ड्यूटी हमें कंपलसरी करना पड़ेगा। जो कर्मचारी 100 के अंदर, इसके पहले 100 के अंदर थे, उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता था, कंपनी या डिपार्टमेंट बंद किया जा सकता था। अब उस मर्यादा को बढ़ा करके 300 किया है।
मतलब 300 तक भी कर्मचारी अगर रहेंगे तो मालिक को लोग उसको कभी भी बंद कर सकते हैं और कभी भी कंपनी या डिपार्टमेंट बंद कर सकते हैं, उनको नौकरी से बेदखल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी परमानेंट कर्मचारी है उनको ठेका कर्मी करके कभी भी घोषित कर सकते हैं। इस तरीके के गंभीर कानून आज भारत में लागू किए गए। महिलाओं को रात्रपाली की ड्यूटी करने का अधिकार नहीं था, या तो उसके लिए कानून था, उस कानून को खत्म करके महिलाओं को भी रात की ड्यूटी करनी पड़ेगी, इस तरीके का कानून बनाया। कई सारे मुद्दे हैं इसमें, बहुत गंभीर परिस्थिति इस देश में निर्माण हुई है और उसके खिलाफ में लड़ने के लिए आरएमबीकेएस के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन को चलाया जाएगा। और इस आंदोलन को यशस्वी करने के लिए केवल हम लोग अपने बलबूते पर नहीं कर सकते, तो इसके लिए बामसेफ जैसे राष्ट्रव्यापी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इस संगठन का, इस आंदोलन का हमें साथ सहयोग लेना पड़ेगा। अगर उनका साथ सहयोग हमको लेना है तो आज जो बामसेफ का अधिवेशन हो रहा है, उस अधिवेशन के लिए हम सभी लोगों ने खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे रिश्तेदार है, हमारे पहचान के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको भी इसके साथ जोड़ना है, उनको इस अधिवेशन में शामिल करने के लिए उनको भी साथ में लेना है। साथ ही इस अधिवेशन के लिए हमें बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन करना है और संगठन को लगने वाला जो फंड है, कोई भी संगठन चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो फंड भी जनरेट करके देने का हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि ऐसी शक्ति के खिलाफ में हम लड़ रहे हैं जिनके पास अनअकाउंटेबल प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, और इनके साथ खिलाफ में अगर हमें लड़ना है तो हमारे संगठन को भी मजबूत करना ये हमारी जिम्मेवारी है। मुझे विश्वास है आरएमबीकेएस के लोग इस अधिवेशन में बहुत बड़े पैमाने पर शामिल होंगे और ज्यादा से ज्यादा ये फंड बामसेफ के लिए निर्माण करेंगे। और बामसेफ को अगर मजबूत करते हैं तो हमारे भी समस्या का समाधान हो सकता है। आप लोग इस तरीके से इस काम को अंजाम देंगे और इसमें हम पूरा सब। साथियों, दिनांक 25 दिसंबर 2020 से 29 दिसंबर 2020 के बीच बामसेफ का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। यह अधिवेशन जैसे कि हर साल होता है, फिजिकल अधिवेशन होता है, किसी पंडाल में होता है और उसमें हजारों लोग, लाखों लोग वहाँ पर शामिल होते हैं और नए नए कार्यकर्ता वहाँ पर आते हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं और कार्यकर्ता बनते हैं और इस आंदोलन को, फुले अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इस साल एपिडेमिक एक्ट मतलब कोरोना महामारी कानून के तहत में यह अधिवेशन हजारों लोगों का, लाखों लोगों का हो नहीं सकता। इसलिए ये अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल यानी कि आभासी अधिवेशन के तौर पे ले रहे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इस नए टेक्नोलॉजी का, जैसे हमारे पुरखे कहते हैं कि समय के साथ में चलना चाहिए, परिवर्तन, समय ये परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता के साथ में इंसान ने चलना चाहिए। इसके तहत में ही अभी हम फिजिकल अधिवेशन नहीं ले रहे, तो एक आभासी अधिवेशन नई टेक्नोलॉजी के साथ में अधिवेशन ले रहे हैं। और जैसे साथियों, जैसे कि आपको पता है, इस साल जो लॉकडाउन के समय में बामसेफ का राज्य अधिवेशन लॉकडाउन में हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि सरकार ने एपिडेमिक एक्ट लगाकर कई सारे बुद्धिजीवी संगठनों को, कई सारे जो मानव कल्याण के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए जो संघर्ष वाले संगठन हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको घर के बाहर ही निकलना मुश्किल कर दिया था। इस हालत में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जो मीडिया के द्वारा जो प्रचारित किया गया कि कोरोना महामारी के लोगों में डर बिठा दिया गया और वो डर की वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे। और यही जो चांस है, ये सरकार ने अवसर है
वो सरकार ने इस अवसर का फायदा उठाया कि लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो क्यों ना अगर हम जन विरोधी कानून बनाएंगे तो भी लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे। और ऐसे हुआ है, कई सारे इस दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान में जन विरोधी कानून बनाए गए हैं, जैसे लेबर कानून है और जैसे मंदिर का मुद्दा है, ये सब लॉकडाउन में ही हुआ है। लेकिन बाकी लोगों को निकलने का सरकार ने जन विरोधी कानून बनाया है, लेकिन उसका विरोध नहीं होना चाहिए करके लोगों को घर के बाहर निकलने से मना कर दिया। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मामन मेश्राम ने ये फैसला किया, ये निर्णय लिए गए कि चाहे कुछ भी हो, हमारे राज्य अधिवेशन होना चाहिए, और वो राज्य अधिवेशन नए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लिए गए। और वो राज्य अधिवेशन जो वर्चुअल आभासी सिस्टम से लिए गए हैं, वो अधिवेशन जो फिजिकल अधिवेशन की तुलना में सबसे सफलतम अधिवेशन रहे हैं। इसका मतलब अवसर का लाभ हमारे दुश्मनों ने उठाया, लेकिन अवसर का लाभ हमने भी उठाया। ये हमारा ये आकलन है कि जो राज्य अधिवेशन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, अभी जो वर्चुअल अधिवेशन हो रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन, ये भी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगा, आपके सहयोग से प्राप्त करेगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग के ये अधिवेशन सफलता की नई ऊंचाइयां नहीं ले पाएगा। साथियों, ये राज्य अधिवेशन की अगर हम समीक्षा करते हैं तो राज्य अधिवेशन की समीक्षा करने के बाद में इस नतीजे में पहुंचते हैं कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन सफल होगा ही होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। साथियों, बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन मतलब बामसेफ जो संगठन है, ये कर्मचारियों का संगठन है, और कर्मचारियों का संगठन होने के कारण से ये सड़क का संघर्ष नहीं कर सकता। बामसेफ ये बुद्धिजीवी लोगों का, कर्मचारी बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है। तो वो क्या करता है कि हमारी जो पुरखों की विचारधारा है, जो कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर है, उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। और जो इनइक्वलिटी है भारत में, उस इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए प्रयास करता है, लोगों को जागरूक करता है, जगाता है, ज्ञान देता है। और इसी के तहत में कई सारे लोग प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद उनको लगता है कि ये लोग तो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हमने संघर्ष करना चाहिए, और वो संघर्ष करना चाहिए करके वो अपना संगठन बनाते हैं, और बामसेफ के दिशा निर्देश में वो काम करते हैं। तो ऐसे कई सारे संगठन हैं जो बामसेफ के साथ में सहयोग करते हैं, उनका साथ देते, सहयोग लेते हैं और सहयोग देते भी है। ऐसे ही एक संगठन है राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल, नफ, नेशनल एट्रोसिटी प्रिवेंशन फोर्स। ये संगठन भी कई राज्यों में फैला हुआ है, और ये संगठन के जो कार्यकर्ता है, ये संगठन के कार्यकर्ता बामसेफ ने जो सिद्धांत दिए है, उस सिद्धांत के आधार पर चलते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, 1990 में एट्रोसिटी एक्ट लागू किया गया, और एट्रोसिटी एक्ट 1990 में लागू किया, लेकिन 1991 में 91 में निजीकरण, भूमंडलीकरण, ये एलपीजी लागू हुआ। तो ये जो एलपीजी लागू हुआ, निजीकरण लागू हुआ, उसके कारण से समस्याएं पैदा हो गई है। वो समस्या क्या है? सबसे ज़्यादा समस्या है आर्थिक समस्या का निर्माण हुआ है, और शोषण ज़्यादा बढ़ा है। जैसे जंगल जमीन का मामले ज़्यादा बढ़े हैं, कारपोरेट सेक्टर उसमें हावी हो गया है, और ऐसे करते करते निजीकरण के प्रोसेस से जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो परेशान हो गए। लेकिन इसके उलट
जो सेठ जी और भट जी है वो मालामाल हो गए, और निजीकरण के तहत ही वो मालामाल होकर उन्होंने जो राजनीति है, राजनीति के साथ में गठजोड़ करके पूरे सिस्टम पे, भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जो लोकतंत्र के जो 4 खंभे हैं, उन खंभों पे वो लोग कब्जा जमाए बैठे हुए, और इसी कारण से जो समस्या निर्माण हो गई है, एससी की समस्या निर्माण हुई है, एसटी की निर्माण हुई है, अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की हुई है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की हुई है, विमुक्त भटके जातियों की हो रही है, और सबसे ज़्यादा इनमें से जो महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर में अत्याचार का ज़्यादा बढ़ा है। अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो मामले बढ़े हैं, एट्रॉसिटी एक्ट लागू होने के बाद में मामले कम होना चाहिए, दोषियों को, आरोपियों को शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रशासन में जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग ही बैठे हैं। उसके कारण से वो जो एफआईआर होनी चाहिए, बराबर उसका जो घटना हुई है उस घटना की समीक्षा होनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो मतलब विक्टिम है, वो विक्टिम को ही पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा रिपोर्ट है कि जो कन्विक्शन रेट है, जो अत्याचारों का, एट्रोसिटी का जो कन्विक्शन रेट है, सिर्फ 20% है। मतलब 100 अगर घटनाएं होती है, अत्याचार की घटनाएं होती है, जातीय उत्पीड़न होता है, महिलाओं के ऊपर में बलात्कार होता है, उसका जो कन्विक्शन रेट है, वो कन्विक्शन रेट सिर्फ 20% है। मतलब 100 घटनाएं अगर होती है तो 100 घटनाओं में से सिर्फ 20 घटनाओं का पुलिस तक और न्यायपालिका तक जाता है, बाकी 80 जो घटनाएं होती है वैसी छूट जाती। क्यों होती है? पुलिस प्रशासन की वजह से। तो इस मामलों को अभी की जो इस साल की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर में जो अत्याचारों का जो परसेंटेज है, वो पिछले साल की तुलना में 26% बढ़ा है। तो दिन ब दिन निजीकरण की वजह से ये जो मामले हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के ऊपर में, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर में और महिलाओं के ऊपर में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका निराकरण करने के लिए ये नव संगठन बनाया गया है, और नव संगठन के माध्यम से जितने भी राष्ट्र में जहाँ जिस एरिया में अत्याचार होंगे, वो अत्याचार को निवारण करने के लिए, दोषियों को सजा देने के लिए, और ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। साथियों, ये संगठन पूरी तरह से बामसेब की विचारधारा के आधार पर चल रहा है। इसलिए बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन को सहयोग देने के लिए नब के जो कार्यकर्ता है, नब के वेल विशर है, नब के पदाधिकारी है, इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना रजिस्ट्रेशन करना है अधिवेशन के लिए, और जो फंड है, खर्चा होता है, पे बैक टू सोसाइटी का फंड देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं ने, हितचिंतकों ने, पदाधिकारियों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे कार्य करते हुए ये इस अधिवेशन को ऐतिहासिक सफलता देना है। धन्यवाद। जय बंगवासी। मैं मनोज कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा, नई दिल्ली। साथियों, अभी तक बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकल होता रहा है, लेकिन दुनिया में कोरोना जैसे महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार बामसेब एवं भारत मुक्ति मोर्चा संगठन के द्वारा वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है। और राष्ट्रीय अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा ये भारत मुक्ति मोर्चा का अनुषंगिक संगठन है, और इस संगठन के बनाने के पीछे भी मकसद है, इस देश में शेड्यूल कास्ट में 3 कैटेगरी का निर्माण किया गया है। एक अपर लेयर शेड्यूल कास्ट है, एक मिडिल लेयर शेड्यूल कास्ट है, एक लोअर लेयर शेड्यूल कास्ट है। जिसमें जो मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, इसमें भारत देश में मूल निवासी समाज में महापुरुष पैदा हुए, उनके अंदर विचारधारा का अभाव है, तो उनके अंदर नेतृत्व निर्माण नहीं हो पाया,
इसलिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। जैसे पूरे देश में अलग अलग मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जातियां निवास करती है अलग अलग क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में पासी है, धोबी है, कोरी है, खट्ट है, नट है, धानुक है, ये जातियां तमाम जातियां इसमें शामिल है। जैसे राजस्थान में अगर हम जाते हैं, सांसी है, पासी है, ओड है, महार है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो तेली है, बढ़ई है, ये भी मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट में आती है। क्योंकि भारत देश की जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसमें सामाजिक भिन्नताएं बहुत है, इसलिए सभी के अंदर लीडरशिप निर्माण करने के लिए और नेतृत्व निर्माण करने के लिए और अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन का निर्माण किया गया है। और इस संगठन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सामूहिक इस देश के मूल निवासियों के हित और कल्याण की लड़ाई लड़ने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा संगठन का निर्माण किया गया, और जो कि भामसेप संगठन का अनुषंगिक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा करके इस देश में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पे अगर इस देश में राष्ट्रीय अधिवेशन अगर हम सफल करते हैं तो ये पता चलता है कि जिस समाज, जिस कौम, जिस जाति का अगर प्रतिनिधित्व ही नहीं होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी लड़ाई लड़ता है, तो जब उसका उसमें सहभाग नहीं होगा तो अधिकार में सहभाग होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इसलिए मैं इस मौके पे इस बात पे ये पूरे यकीन और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं इनके उत्थान का काम इस देश में वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। इसके राष्ट्रीय अधिवेशन में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमारा होना चाहिए, सबसे ज्यादा योगदान हमारा होना चाहिए, सबसे ज्यादा फंड हमें जनरेट करके जमा करना चाहिए। और इस संगठन में नेतृत्व बड़े पैमाने पे हमारा होना चाहिए। अगर हमारे अंदर लीडरशिप निर्माण नहीं होगी तो हमारे समाज का पतन हो जाएगा। हमें मुख्य धारा में लाने के लिए काम करना होगा। इसलिए वामसेप का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा सहभागिता आप लोग करेंगे, इसी ऐसा विश्वास के साथ मैं ये बात को आपके बीच में पहुंचाना चाहता हूं। आपका साथ सहयोग मिलेगा, ये आपसे अपेक्षा है। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।